Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow. It's a brand new show in a brand new year. Welcome 2024. हमारी जानिब से Sports Flow की जानिब से तमाम देखने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद. Hopefully this one is going to be a good year. आज का शो कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज बतौर स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज. साथ साथ हमारा पूरा रेगुलर पैनल भी हमारे साथ मौजूद है. हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं. राइट देन जेंटलमैन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल से तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आगाज़ होने वाला है. प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया गया है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ तब्दीलियां हैं. साइम अयूब टीम में आ गए हैं इमामुल हक की जगह. साथ साथ साजिद खान को टीम में शामिल कर लिया गया है हसन अली की जगह और शाहिन अफरीदी को रेस्ट देने का फैसला किया है. तीसरे टेस्ट पर और पाकिस्तान क्रिकेट के हाल और मुस्तकबिल के बारे में वहाब रियाज से सब डिस्कशंस करने वाले हैं. हमारे एक्सपर्ट्स के पास भी बहुत सारे सवाल हैं, बट सबसे पहले वहाब, हैप्पी न्यू ईयर टू यू. हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है आपके पास कि आप ये देखना चाह रहे हैं आगे? सबसे पहले तो जी जितने भी लोग इस फोरम पे उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. और दानिश, देखें हम लोग हर साल यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आए और हर साल यही हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ अचीव करें आने वाले साल से. तो होपफुली गोल्स बिल्कुल हैं. जिस तरह आप जानते हैं 2024 का वर्ल्ड कप है. इसके अलावा उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी ने आना है. हमारे जो होम सीरीज़ पे टेस्ट मैचेस हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, गोल्स काफ़ी ज़्यादा है. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से कर सकें हम लोग. बटी साहब, वहाब ने अब तक 2 स्क्वाड्स का ऐलान किया है. एक दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए और एक भी T20 स्क्वाड जो न्यूजीलैंड के लिए अनाउंस हुआ है. कुछ नए चेहरे भी हैं इसके अंदर. आपके दिमाग में आई एम श्योर बहुत सारे सवाल होंगे वहाब के लिए. सो व्हाई डोंट यू गो अहेड विद इट. वहाब, आपने जिस तरह कहा कि कुछ गोल्स हैं आपके जहन में, तो अगर नंबर 1 गोल कहा जाए, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जून में T20 वर्ल्ड कप होना है, तो ऐसा क्या गोल है? क्योंकि हमारे यहाँ सिलेक्शन के हवाले से गॉसिप्स बहुत सारी मीडिया में भी चलती रहती हैं, सोशल मीडिया पे भी. तो लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि आपके जहन में कोई ऐसा गोल जो आप चाह रहे हैं कि 2024 में अचीव हो और पाकिस्तान क्रिकेट को उससे फ़ायदा पहुँचे. देखिए माजिद भाई, बहुत क्लियर स्टांस होता है कोई भी वर्ल्ड कप आता है कि हम लोग वो वर्ल्ड कप जीतें. लेकिन उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए आपको ये देखना पड़ता है क्या आपकी तैयारी अच्छी है, क्या जो लोग जिनके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं वो हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन पे जो हम इन्वेस्ट करें वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे. थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊँ. अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों में हमें जो सबसे बड़ा इशू आया वो हमें आया था मिडल ऑर्डर का. क्योंकि बाबर और रिजवान दे वर परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल और उनके बहुत ज़्यादा रन्स है, बहुत ज़्यादा मैचेस उन्होंने पाकिस्तान को जितवाए हैं. लेकिन जैसे ही आप नंबर 3 से नीचे आते थे तो मोस्टली हमने जितने भी लड़कों को देखा वो मोस्टली उस तरीके से इंटरनेशनल अरीना पे वो लोग उस तरीके से अपने आप को जो है वो अनाउंस नहीं कर सके या उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं थी. तो गोइंग फॉरवर्ड हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 4 साल से वही लड़के खेली जा रहे थे. उन्हीं लड़कों में ऊपर नीचे कर देते थे. कोई बैठता था, कोई खेलता था, लेकिन किसी भी नए यंग ब्लड को या नए टैलेंट को आगे नहीं आने दिया गया, या जो भी वजूहात थी आप कह सकते हैं. जब हम आए, जब हमने टेक ओवर किया तो स्टांस बहुत ज़रूरी था कि हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट द बैकअप्स. तो हम लोगों को बैकअप्स बनाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और बैकअप तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप बच्चों को या लड़कों को चांस नहीं देंगे. बेसिकली जब आप रीबिल्डिंग फेज़ में होते हैं, और हर वर्ल्ड कप के बाद ये बात होती है कि जी हम रीफेज़ हैं, ट्रांजिशन फेज़ में हैं, ट्रांजिशन फेज़ में है. ये बातें हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज दिन तक ऐसे ही है. लेकिन हमने कभी इसमें वो चीज़ देखी नहीं, अमल होते हुए नहीं देखा. सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपकी टीम हार जाए लेकिन आप बच्चों पे इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप लड़कों पे इन्वेस्ट करना शुरू करें. तभी मेरा ख्याल है कि आपने भी इतनी क्रिकेट कवर की है कि ये पहली दफ़ा था कि इस साल जो हमारी T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ, हमने 7 से 8 नए वो लड़के या नए वो चेहरे भेजे हैं जो ऑलरेडी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, पर उनको मौका नहीं मिल रहा था. लेकिन जब तक हम इनको नहीं देखेंगे, इनको नहीं कि इनका एक्सपोजर कैसा है, इंटरनेशनल अरीना का प्रेशर ये लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं,
अनफॉर्चुनेट हमारे पास मैचेस बहुत लिमिटेड हैं। हो सकता है इसमें ज़्यादातर चांसेस ना मिल सकें, किसी को 2 मिले, किसी को 4 मिले, क्योंकि वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमारे पास 13 T20 गेम्स है और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उसमें हमारी सोच ये है कि इंग्लैंड के साथ जो 4 T20 है बिफोर द वर्ल्ड T20, उसमें हम अपना पूरा एक बेहतरीन स्क्वाड भेजें जो इसमें वर्ल्ड कप खेलना है, ताकि बच्चों को भी पता हो और टीम मैनेजमेंट को भी पता हो कि क्या है। तो ये 13 T20 गेम्स हैं जिसमें अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा रद्द-बदल करनी है। ये देखना है कि कौन कहाँ पे खड़ा है और कौन पाकिस्तान टीम के लिए किस जगह पे या किस सिचुएशन में जो है वो इम्पोर्टेंट किरदार प्ले कर सकता है। अब आप T20 की तरफ चले गए, मैं टेस्ट पे बात करना चाहता था, मैं T20 पर ही बात कर लेता हूँ। आपने 6 ओपनर्स भेजे, क्या जहन में रख के भेजें? आर यू गोइंग टू रोटेट देम या कोई और सिनेरियो होगा या उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे? और वहाँ इसी सिक्कू भाई के सवाल के साथ कि आपके जो रेगुलर ओपनर हैं वो रिजवान और बाबर आजम है। देखिए गोइंग फॉरवर्ड एक चीज़ थोड़ी सी ये है सिकंदर भाई कि हमने जिस तरह बात की कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, तो ऑब्वियसली जब हमने प्लेयर्स को भेजा है तो देयर इज़ नो परमानेंट प्लेस फॉर एनीबडी। हम लोगों ने उन लड़कों से बात की जा रही है, उनको रोल बताए जा रहे हैं कि हम उनको कहाँ पे देख रहे हैं कि वो किधर फिक्स इन होंगे, किधर खेलेंगे। और गोइंग फॉरवर्ड देखें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो ओपनर्स हैं उनमें भी आपको तब्दीली नज़र आएगी और ये एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी मतलब किसी के नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम बाबर एंड रिजवान, बट कहीं ना कहीं यू नीड टू नो कि आपको अपनी जो एक टीम स्ट्रेटजी है उसको बनाने के लिए आपको कौन से प्लेयर्स किस जगह पे खेलने पड़ेंगे, किस जगह पे खिलाने पड़ेंगे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड आप इस सीरीज़ में ये बदलाव देखेंगे। आई एम वेरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने शाहीन से ये बात कर ली है कि हम ओपनर्स जो हमारे सक्सेसफुल ओपनर हैं उनको थोड़ा नीचे ला के किसी और को ट्राई करेंगे? देखिए सिकंदर भाई, जब आपकी बातचीत होती है ना, जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं, जब आप कप्तान को और टीम डायरेक्टर को आप ऑन बोर्ड करते हैं या आपकी आप लोग बैठ के करते हो सारी बातें एक साथ? इन चीज़ों पे बिल्कुल, इन चीज़ों पे हमारी बातचीत होती है। और देखिए गोइंग फॉरवर्ड एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, क्लैरिटी बता देता हूँ। वंस वी अनाउंस द टीम, उसके बाद टीम मैनेजमेंट और कप्तान के ऊपर होता है कि वो अपने लड़कों को कैसे खिलाएंगे और वो किस जगह पे किस लड़कों को खिलाते हैं। हमारा काम यह है कि हम उनको पूरा वो क्या कहते हैं, उनको वो पूरे वेपन्स दे दें, वो पूरे हथियार दे दें जिनसे वो वहाँ पे जाके सीरीज़ जीत सकते हैं। तो हमने वो अपना काम पूरा किया और अब गोइंग फॉरवर्ड ये कप्तान और टीम मैनेजमेंट का है कि वो किस तरीके से उन लड़कों से काम लेते हैं। वहाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें आज से कुछ साल पहले तक का, तो एक बड़ा गैप नज़र आता था। सिलेक्शन कमेटी जो लड़के भेजती थी और जो फिर टीम मैनेजमेंट थी वो जो लड़कों को खिलाना चाहती थी, तो ऐसा होता था कि कुछ लड़के जो नए भेजे जाते थे वो बेंच पर ही रह जाते थे, एक आध मैच मिलता था फिर वो गायब हो जाते थे। इस बार आप बता रहे हैं कि आप साथ बैठ के टीम बना रहे हैं और हम आहंगी है इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में और टीम मैनेजमेंट में। देखिए दानिश, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप टीम मैनेजमेंट से पूछते, कप्तान से पूछते कि उनका माइंडसेट क्या है, उनके ज़हन में क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाके बेसिकली ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि टीम उन्होंने खिलानी है, टीम को उन्होंने लड़वाना है ग्राउंड में। तो कहीं ना कहीं जब आप बैठते हैं, एक डिस्कशन करते हैं, तो मोस्टली जब आपका डिसएग्रीमेंट होता है ना, वो 2 या 3 प्लेयर्स पे हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 15-16 लड़कों की, और वो भी हेल्दी है, और वो भी हेल्दी है, वही मैं कह रहा हूँ कि 12-13 लड़कों पे डिफरेंस आ जाए, ऐसा नहीं होता। होता यही है कि एटलीस्ट 2 या 3 लड़कों पे आपकी बातचीत होती है जिसमें आपको कन्विंस करना पड़ता है कि यार हाँ, इसको किस खिलाएंगे तो किस जगह पे खिलाएंगे, इसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, और फिर अगर आपने नहीं खिलाना और उनकी जगह जिसको लेना तो उनको किस जगह खिलाएंगे और कैसे खिलाएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं कि इन लोगों को पता होनी चाहिए। तो हमने बिल्कुल बात की है, हमने उस पर चीज़ें की हैं। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बाहर निकली थी कि जी ड्रॉप करना चाह रहे हैं बाबर और रिजवान को। मैं ये चीज़ भी क्लियर करता चाहूँ, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि बाबर और रिजवान को ड्रॉप करना चाहते थे हम लोग। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, क्योंकि जब मैंने बात की तो मैंने उनसे ये कहा कि बिकॉज वी नो द कैपेबिलिटी ऑफ बाबर एंड रिजवान कि वो क्या कर सकते हैं और उन्होंने पिछले 4 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या किया है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें ये देखना है कि उनके इर्द गिर्द कौन से प्लेयर्स हैं जिनको हमें खिलाना और उनको हमें आगे लेके जाना है। आप ये बताओ, ये चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आई एम श्योर यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। मैं अब्दुल रज़ाक को भी डिस्कशन करना चाह रहा हूं। रज़ाक, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है? सपोज करें आपने तो एक प्लान बना के ओपनर्स डाल दिए, ठीक है,
वहाँ पर वो चेंज नहीं कर रहे, सपोज करें टीम मैनेजमेंट, डू यू हैव द राइट या आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप उनको फ़ोन करके पूछें कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, मैंने तो ये सोच के लड़के को भेजा था? ठीक है सिकंदर भाई, जब आप टीम भेज देते हैं ना और जब आपकी डिस्कशन होती है, अगर उन चीज़ों के ऊपर हमें कोई अमल दरामद नज़र नहीं आएगा या हमें नज़र आएगा कि जिस तरीके से चीज़ों को लेके चलना था उस तरीके से नहीं हो सकी, तो फिर जब वो वापस आएंगे टूर से तो तब हम उनसे बात करेंगे ना कि यार आपने तो ऐसे नहीं, तो फिर तो आपका वक्त ज़ाया हो गया ना, वो जो आपने लड़के भेजे वो तो ज़ाया हो गए। नहीं, ऐसे नहीं होता सिकंदर भाई, लड़कों ज़ाया नहीं होते कभी। नहीं, डू यू थिंक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए आपके पास कि आप उनसे बात करें? क्या कह रहे हैं आप? इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप उनसे बात करें कि यार देखो मैंने इसको ओपनर भेजा था, तुम क्यों नहीं खिला रहे? देखें, अथॉरिटी जो है वो है और बिल्कुल है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग डिसकनेक्टेड है, वी आर कनेक्टेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले उनको खिला तो लेने दें, जब वो नहीं खिलाएंगे या वो चीज़ें नहीं करेंगे तो उसके बाद बात होगी ना कि यार क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्यों नहीं खेला, क्यों खेला, क्या परफॉर्मेंस थी, क्यों, क्या आप लोगों की सोच है, क्या हमारी सोच है, तो उसके बाद ही बात होगी ना। अभी तो भेज दिया और अभी फौरी तौर पे तो नहीं हो सकता। अगेन लेट्स द टूर कम टू एन एंड और उसके बाद ही बात करेंगे ना। पॉजिटिव ये है वहां कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें नजर आ रही है सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के दरमियान, और वो जो केमिस्ट्री है वो भी बनती है। विद ड्यू टाइम आई एम श्योर कि बेहतर फैसले होंगे तो वो केमिस्ट्री भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। अब्दुल रज़ाक, आप भी रिसेंट टाइम्स से क्रिकेट खेल रहे थे, आप भी डोमेस्टिक सर्किट को अच्छी तरह समझते हैं। जो अभी 2 स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं, इनसे मुताल्लिक आपकी नज़र में सवाल हैं जो आप वहाब रियाज से करना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड विद इट। देखिए दानिश, मैं बातें सुन रहा और वहाब बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर रहे हैं सारी चीज़ें, और ये कि वहाब खुद प्लेयर रहे हैं 4-5 साल से, ये भी खेलना चाह रहे थे पर ये निगलेक्ट हुए सिलेक्शन कमेटी की। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने इनको कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, उनको मौका नहीं दिया, और फिर ये चीफ सेलेक्टर बन गए। और चीफ सेलेक्टर बनते ही मैं समझता हूँ कि जितने भी लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है। इसमें ये है कि कंट्रोवर्सी नहीं हो रही। आप देखें, सरफराज भी टीम में है और आज़म भी टीम में है और साइम भी टीम में है। ये सारे लड़के जो नॉक कर रहे थे पाकिस्तान खेलने के लिए, सारी टीम में है। तो अब पहले टीम अनाउंस होती थी तो मीडिया की तरफ से बड़ा शोर मचता था कि ये नहीं है, इसको होना चाहिए था, ये ड्रॉप हो गया, इससे ज्यादती होगी। तो इस बार ये नहीं हुआ, और वहां के लिए ये डिफिकल्ट टास्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टूर है। अगर इसकी जगह अगर श्रीलंका का टूर होता या जिम्बाब्वे का टूर होता या बांग्लादेश का होता तो ये इनके लिए ईजी हो जाता, क्योंकि प्लेयरों ने जितनी परफॉर्मेंस दी है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने जो डेड पिचों पे दी है, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेज, न्यूजीलैंड की पिचेज बिल्कुल डिफरेंट है। और ये भी जब बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन का, चीफ सेलेक्टर का जो अहम रोल होता है ना, वो 11 की टीम पर होता है। पहले वो 11 की टीम पहले बनाता है और उस पर सबको मनाता है कि ये मेरी 11 की टीम है और ये 11 की टीम खेलेगी। ये ऐसा नहीं होता कि आप कप्तान पे या डायरेक्टर पे छोड़ दें। ये थोड़ी सी हो सकता है इनकी पॉलिसी चेंज हो, कि हमने तो यही सुना है पहले कि जो भी चीफ सेलेक्टर होता है उसका फुल अथॉरिटी होती है, 11 की टीम पहले बनती है तो वही खेलती है। अगर वो परफॉर्म ना करे तो फिर वो डिस्कशन करता है कैप्टन के साथ या कोच के साथ, तो फिर जाकर उसमें चेंजिंग करती है। तो भाई इनका सिस्टम अभी पता चल जाएगा। जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि हमने टीम बना के दे दी है, खिलाएंगे वही, तो ये बात समझ नहीं आई। डिस्कशन विद चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। वी आर इन डिस्कशन विद चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद, उन सब के पास भी ढेर सारे सवाल हैं वहाब के लिए। वहाब, ये जो हम रोटेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तीसरे टेस्ट में इसका हमें एक इंडिया भी नज़र आया है, जैसे इमाम को रेस्ट देकर साइम अयूब को ट्राई किया जा रहा है। माजी के कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ एक बार फिर मैं आपको लेके जाऊँगा। आपके दौर में भी ऐसा हुआ है कि हमें कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स नज़र आए, उनको सीरीज़ का आखिरी टेस्ट दिया गया, अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए, फिर वो साइड लाइन हो गए। इसको केटर करने के लिए क्या सिलेक्शन कमेटी को सोच रही है कि उनको प्रॉपर चांस दिया जाए, मुश्किल कंडीशंस में भी, आसान कंडीशंस में भी, ताकि उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिले? देखिए, बात यह है कि जिस तरह रज़ाक भाई ने बात की, उन्होंने बताया कि एज अ प्लेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सिलेक्टर्स की कम्युनिकेशन है वो उनके साथ बहुत एक क्लियर होनी चाहिए और उनको एक क्लैरिटी देनी चाहिए। फॉर मी, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, जैसे कि रज़ाक भाई ने आपको बताया, तो मैं उन चीज़ों पे कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें ना हों जो एक आम प्लेयर के साथ इन द पास्ट हो गई हैं,
क्योंकि अगर मैं आके डिफरेंस क्रिएट नहीं करता या मैं आके उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता तो फिर मुझे भी जो मैं कंप्लेन करता रहा पास्ट में वो नहीं करनी चाहिए थी। सो दिस इज़ वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सेकेंडली गोइंग फॉरवर्ड, देखिए एक मैच से किसी भी प्लेयर का हम लोग जज नहीं कर सकते कि वो खेलेगा आगे पाकिस्तान या वो आगे पाकिस्तान नहीं खेलेगा। सैम अयूब जो है ही इज़ अ वंडरफुल टैलेंट और ही इज़ समबडी जिसको हम ये देखते हैं या हम ये सोचते हैं कि ही इज़ समबडी जो फ्यूचर में पाकिस्तान का इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट। सो यू नो वी हैव टू एंड वी नीड टू इन्वेस्ट इन हिम। और हम फिर ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स फ्रॉम सैम एज अ प्लेयर। इज़ ही टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड और इज़ ही रियली वांटेड इट कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, क्योंकि चीज़ों का आपको पता चल जाता है जब आप डे इन डे आउट उठते बैठते मिलते हैं तो चीज़ों का पता चल जाता है। तो इस वजह से आई डोंट बिलीव कि अगर खुदा ना खास्ता सैम अपने ये जो कल उसका डेब्यू है उसमें वो फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सैम की क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गई। सेकेंडली एक और चीज़ गोइंग फॉरवर्ड आपको बता दूं कि अक्सर पिछले सालों में ये होता रहा है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस T20 में अच्छी नहीं है तो मुझे टेस्ट से भी निकाल दिया गया और मुझे वनडे से भी निकाल दिया गया। फॉर मी जब तक मैं हूँ इट इज़ वेरी क्लियर, जिस प्लेयर की जिस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस नहीं होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मेट से अगर उसको जाना पड़ा तो वो सिर्फ उस फॉर्मेट से जाएगा, सारे फॉर्मेट से नहीं जाएगा। अच्छा वहाब, एक और इस सिडनी टेस्ट के जो 11 खिलाड़ी अनाउंस हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाया। पिछले मैच में जो मेलबर्न टेस्ट था वो काफ़ी रिदम में नज़र आए, तो इसके पीछे क्या थॉट्स हैं सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के? साथ साथ वहाब एक जो सवाल उठ रहा है शाहीन शाह अफरीदी की पेस को लेकर, क्या कोई इनसाइड रिपोर्ट्स हैं फिटनेस से लेकर या आपकी नज़र में एक्सपर्ट ओपिनियन में, बिकॉज यू वर बॉलिंग एट मिड 140 क्लिक्स थ्रू आउट योर करियर, क्या वजह है कि एक फास्ट बॉलर की पेस ड्रॉप होती है? देखिए जहाँ तक रह गई बात शाहीन की ना, ऑब्वियसली थोड़ा सा हम लोगों ने इसके ऊपर बातचीत की है, हमने देखा आई थिंक कि पिछले कुछ अरसे में मैं आपको सिर्फ एक स्टार्ट दे देता हूँ कि 365 दिनों में से 307 दिन ऐसे थे जहाँ पे हमारे जितने भी ये सारे क्रिकेटर्स हैं इन्होंने या प्रैक्टिस की है या इन्होंने मैचेस खेले हैं या इन्होंने लीग्स के मैचेस खेले हैं। तो आप ये देखें कि किसी भी एक प्लेयर के लिए 365 दिनों में से 300 प्लस दिन अगर वो ऑन द फील्ड रहा है, सो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन जो है वो आता ही है बॉडी पर। एंड फास्ट बॉलिंग इज नो जोक वहाब, फास्ट बॉलिंग डिटर्मिनेशन मांगती है। तो एग्जैक्टली तो ये एक इशू था कि पिछले एक साल में जो इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली गई, इवन दो इसमें उनके नेट की बॉलिंग काउंटेड है, हर एक चीज़ काउंटेड है जो एक स्टार्ट पूरा क्रिएट हुआ, तो उसके बाद हमने ये जज किया कि यार शाहीन को हम लोगों को चाहिए कि हम शाहीन को समझाएं। और एंड आई थिंक शाहीन को रेस्ट देना भी ज़रूरी है बिकॉज ही इज़ समबडी जो डे इन डे आउट तीनों फॉर्मेट्स खेलता पाकिस्तान की तरफ से। ही इज़ द ओनली बॉलर जिसको आप अभी कह सकते हैं कि हु प्लेज ऑल दीज फॉर्मेट्स। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न आई थिंक उसकी पेस डाउन है, लेकिन एज सून एज ही विल रिकवर आई थिंक इट विल गेट बेटर इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, ये तो अच्छी बात आपने कह दी कि लोगों को आप लोगों के जो पिछला क्रिकेट बोर्ड था उसने किसी को रेस्ट नहीं दिया। नाउ आपने 3 स्पिनर्स वहाँ भेजे हैं टूर पे, 2 टेस्ट मैच गुजर गए, कोई नहीं खेला, अब खेलने जाएगा। तो अब जब टीम वापस आएगी तो आप उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खिलाया, या आप समझते हैं एज अ क्रिकेटर कि किसी एक स्पिनर को खेलना चाहिए था? ठीक है सिकंदर भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो 3 स्पिनर भेजे, अनफॉर्चुनेटली जब पहला 4-डे मैच हुआ इब्रार उसमें खेले, इब्रार ने कंप्लेन की कि यार मुझे इशू हो रहा है और मेरे पेन हो रही है, तो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। उसके MRIs करवाए गए, उसको हॉस्पिटल भेजा गया, उसको पूरा चेक एंड बैलेंस रखा और उसके बैकअप के लिए हमें साजिद खान को एज ए स्पिनर भेजना पड़ा उसकी बैकअप के लिए कि इन केस इफ़ ही इज़ नॉट अवेलेबल तो इब्रार जो है वो जाके उसका बैकअप रहे। उसी दौरान पहला टेस्ट मैच जब पर्थ में था तो उधर तो प्रॉबली स्पिनर की ज़रूरत आई बिलीव के वहाँ पे जितना पेस एंड बाउंस था तो उधर तो दे डिडंट फेल्ट लाइक कि स्पिनर होना चाहिए, क्योंकि आगा से उन्होंने वो काम लेने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली इब्रार की फिर जो रिपोर्ट आई वो ये आई कि ही इज़ नॉट फिट। और अभी भी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि ही इज़ आउट ऑफ द न्यूजीलैंड टूर एज वेल एट द सेम टाइम, क्योंकि वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। हम लोगों ने फिजियो से बात की गोइंग फॉरवर्ड कि हमें उसको लेके चलना है, लेकिन अभी तक उसका जो रीहैब प्रोसेस है या उसकी बॉडी जो है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो इस वजह से इब्रार जो है ही माइट नॉट बी द पार्ट ऑफ द
न्यूजीलैंड सीरीज़ एज वेल। तो उसके लिए नुमान के बैकअप के लिए हमें भेजना पड़ा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनकी पहले एक उंगली जो थी उसमें इशू था, वो फट गया था हाथ उनका, जो बॉलिंग हैंड है। उसके बाद उनको अपेंडिक्स का एकदम से इशू हो गया, जिसके बाद हम लोगों को एज अ बैकअप स्पिनर फिर किसी को भेजना पड़ा। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि हम लोगों के आने से पहले जब मैंने ये चीफ सिलेक्शन का ओहदा लिया तो एग्जैक्टली 2 दिन बाद हमें ऑस्ट्रेलिया टूर अनाउंस करना था। तो जो मेरे से पहले सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने 27 लड़कों के नाम जो थे वो फाइनलाइज़ किए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए थे कि ये 27 लड़के हैं, तो उनके सारे लॉजिस्टिकली वीज़ाज़ वगैरह अप्रूव हो जाते हैं और वीज़ा लग गए थे। अचानक जब नुमान का इशू हुआ, क्योंकि अपेंडिक्स का किसी को भी नहीं पता था कि वो फौरी तौर पे हो जाएगा, तो हमें बैकअप भेजना था। जब हमें बैकअप भेजा, हमारी बात हुई तो नवाज़ पे भी बात आई, तो आई वाज द फर्स्ट वन हु सेड कि नवाज़ शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द टेस्ट स्क्वाड एट ऑल। लेकिन जब हम लॉजिस्टिकली हमने देखा, क्योंकि वहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियाँ होती हैं, न्यू ईयर्स की छुट्टियाँ होती हैं, तो जितनी भी एम्बेसीज थी वो बंद थी और हमारे पास और किसी का हम लोगों ने नाम दिया हुआ नहीं था उन 27 लड़कों में से। तो सिर्फ नवाज़ वॉज द ओनली प्लेयर अवेलेबल जिसका वीज़ा लगा हुआ था। एंड फॉर द बैकअप हम लोगों को वो डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, अब हमें नवाज़ को भेजना पड़ेगा नुमान के लिए। साजिद वॉज ऑलरेडी देयर, और आज इब्रार का क्योंकि ये केस क्लियर हुआ है हमारे सामने, तो उसके बाद हम लोगों ने साजिद को इस टेस्ट सीरीज़ के लिए अनाउंस कर दिया, इस टेस्ट मैच के लिए अनाउंस कर दिया। और ये भी वो दूरअंदेशी है जो बेहद ज़रूरी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट में ऑलरेडी इस बारे में बात हो रही है कि ये पूल भी बढ़ाया जाए जिनके नाम भेजे जाते हैं वीज़ाज़ के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्टर्स के पास भी हों और फिर उतने ही ऑप्शन टीम मैनेजमेंट के पास भी हों कि अगर प्लेयर्स को रोटेट करना है तो उनको खिलाया जा सके और अवेलेबिलिटी हो एटलीस्ट। वी इन डिस्कशन विद चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।